अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज साहिबा की टेलीफोन के ऊपर बात हुई है, क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, उस हवाले से भी तफसीलात हैं। और उसके साथ साथ पुतिन और सदर ट्रंप की मुलाकात हुई है, गैर मामूली मुलाकात है, क्या उसकी तफसीलात हैं, उस हवाले से भी कुछ चीजें हैं, कुछ मजीद खबरें हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की स्टोरी। वहां पे इस वक्त सैलाब ने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है। अब तक जो फिगर कोट हो रहा है, बताया यह जा रहा है कि 300 से 350 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। लेकिन कुछ मुकामी जराए बता रहे हैं कि इस फिगर में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है, क्योंकि बुनेर में बड़े पैमाने पर तबाही आई है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये बुनेर का एरिया है जहां से बैरिस्टर गौहर साहब इलेक्शन जीत के आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वहां पे एरिया मुतासिर हुआ है। रात के वक्त फिर वहां पे सफाई भी होती रही, पूरे रात को इंतजामिया वहां पे पहुंची। ये रात की फोटोज वगैरह हैं। फिर बैरिस्टर गौहर साहब भी बुनेर पहुंच गए, उन्होंने वहां पे अस्पताल का दौरा भी किया, जख्मियों से मुलाकात भी की। लेकिन इस वक्त बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, आप वहां पे जा नहीं सकते। बहुत सारे घर तबाह हो गए हैं, लोगों के माल मवेशी साथ बह गए हैं, लोगों की उम्र भर की जितनी भी उनकी कमाई थी, जो घर के अंदर सोना दीगर चीजें पड़ी हुई थी, वो घरों के साथ बह के चले गए हैं। तो बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। इसको रिकवर करते करते काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ऑल्दो कि हुकूमत काम कर रही है, कुछ ऐसे अजला हैं जिनको आफत ज़दा अजला करार दे दिया गया है, वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से बाकायदा लोगों को कहा गया है, जो टूरिस्ट हैं उनको कहा गया है कि आपने इन एरियाज में नहीं जाना। मानसेरा, नारान और जो सरन वैली है, वहां पे टूरिस्ट के दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ आजाद कश्मीर के इलाकों में भी इसी किस्म के सूरत हाल है, जहां पे सैलाबी रेले आए हैं। कहा जा रहा है कि जी क्लाउड भी बर्स्ट हुआ है, बारिश हुई है। अगेन वो क्वेश्चन यही है कि वो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिन्होंने पहले प्रिडिक्ट करना होता है, जिन्होंने पहले खबरदार करना होता है, क्या उन्होंने खबरदार किया था या नहीं किया था, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पे हंगामी तौर पे काम वगैरह तो हो रहा है, लोगों को निकाला भी जा रहा है, लेकिन जो फिगर कोट हो रहा है जाँ बाग होने वाले लोगों का, उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के एक बड़े जिम्मेदार ने मुझे बताया कि हमें खदशा है कि ये इससे भी डबल हो सकता है और इससे भी ज्यादा हमें खदशा है कि वहां पे लोग जाँ बाग हुए हैं, वहां पे अमवात हुई हैं। तो आप देखते हैं जनाब कि आज सारा दिन जो है क्या सूरत हाल बनती है। अगर दोबारा कोई वहां पे बारिश नहीं होती, दोबारा कोई ऐसा माहौल नहीं बनता, तो फिर भी तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे बेसिक चीजों को सीधा करने में। मैं सारी रिकवरी की बात नहीं कर रहा, बेसिक चीजें, यानी थोड़ा सा कोई रास्ता निकाल देना, थोड़ा सा लोगों को कोई रिलीफ मिल जाना। वैसे वहां पे रिलीफ का काम जारी है। और खैबर पख्तूनख्वा का कल जो हेलीकॉप्टर गिरा था, उसमें एक रिटायर्ड कर्नल साहब पायलट थे, उनके साथ दीगर अमला भी था, और ये लोग भी वहां पे इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे बाजोड़ के इलाके में। और ये हेलीकॉप्टर फिर बाजोड़ के एरिया में ही गिरा और कोई भी इस हादसे में बच नहीं सका। और बाद में दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए उसको तलाश भी किया गया और वहां से जो डेड बॉडीज थी उनको पेशावर मुंतकिल किया गया। तो काफी एक मुश्किल दिन था अली अमीन साहब की हुकूमत के लिए। बड़े पैमाने के ऊपर एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि वो कुदरती एक आफत ही आप इसको कहेंगे, और इसको आप क्या कह सकते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन वही है कि वो इदारे जिनका काम ये था कि जिन्होंने हुकूमत को पहले वार्निंग देनी थी कि जनाब ये कुछ हो सकता है, लोगों को वार्निंग देनी थी, क्या उन्होंने वो वार्निंग दी? फिर मैंने ये भी देखा बहुत सारी वीडियोस के अंदर कि जहां पे घर गिर रहे हैं, दीगर चीजें गिर रही हैं, वो बहुत सारी चीजें बिल्कुल दरिया के किनारे थी। देखिए, ये नेचुरल वाटरवेज हैं, ये पानी का रास्ता है जो सदियों से आ रहा है। जो सदियों से पानी यहां से गुजर रहा है, उसने तो कोई और रास्ता नहीं लेना, उसने तो यहीं पे आना है। तो कुछ मुझे ये लगता है, बल्कि एक मेरे बड़े इंपॉर्टेंट बंदे से बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ओवर द ईयर्स कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा होती है, पानी कम आता है, कभी ज्यादा आता है। जब पानी कुछ कम आए तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोचमेंट करना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादातर घर वो गिरे हैं जो इन वाटरवेज के रास्ते में है, यानी बिल्कुल एज के ऊपर बना दिया, थोड़ा सा पीछे करके बना दिया। तो इस सारी चीज के अंदर प्लानिंग की भी जरूरत है कि हम अपने लोगों को महफूज रखने के लिए कैसे पाबंदियां लगाएं कि जनाब इतना करीब आप दरिया के घर नहीं बना सकते।
फिर लकड़ी को काटा गया, जंगलात की कटाई होती है, उसकी वजह से भी ये जो सैलाबी रेले आते हैं, दीगर रेले आते हैं, उनकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। अगर रास्ते में दरख्त हों तो दरख्त इनकी शिद्दत को काफी हद तक कम कर देते हैं। तो ये सारा मामला जनाब खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। और इसी असना में फिर खबर ये आई है, सामने आप खबर देख सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन किया। जी हाँ जी, मरियम नवाज साहिबा ने अली अमीन गंडापुर साहब से टेलीफोन के ऊपर बात की है और उन्होंने बेसिकली उनको कहा है कि जनाब कि अहले पंजाब अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से ताउन का उन्होंने यकीन दिलाया। अली अमीन गंडापुर को मरियम बीबी ने फोन किया। वैसे मरियम बीबी इस वक्त जापान जा चुकी हैं। जो आखिरी खबर आई थी कि वो थाईलैंड पहुंची थी, ये सामने आप देख सकते हैं। सहाफी उमर दराज गोंदल साहब ने भी इसको शेयर किया हुआ था। तो वो थाईलैंड रास्ते में पहुंची हैं, शायद उधर उनको पता चला है, वहां से उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को टेलीफोन किया है और अली अमीन गंडापुर साहब से उनकी बात हुई है। मैं थोड़ी सी खबर की तफसील भी पढ़ के आपको सुना देता हूं। मरियम नवाज साहिबा ने अली अमीन गंडापुर से फोन पर गुफ्तगू के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी उन्होंने किया। उसके साथ साथ मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पंजाब के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के डिस्पोजल पर हैं। मरियम बीबी ने कहा, जनाब मेरी हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं, अली अमीन को जो चाहिए मांग लो। क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें जनाब, किस जगह पे आपको हमारी हेल्प चाहिए, पैसा चाहिए, मशीनरी चाहिए, जो चीज है हम आपकी हेल्प करेंगे। ये बड़ी बात है कि मरियम बीबी ने अली अमीन गंडापुर साहब को टेलीफोन किया और ये चीज बाकायदा तौर पर उन्होंने उनको ऑफर की, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जंग में भी ये खबर लगी हुई है, एक्सप्रेस में भी ये खबर लगी हुई है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी शहादतों पर ताजियत की, यानी वहां पे जो जानी ज़िया हुआ है उसके ऊपर उन्होंने ताजियत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब का फोन करने और ताजियत करने पर शुक्रिया अदा किया। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भरपूर मदद की यकीन दहानी पर भी शुक्रिया अदा किया। अब मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ लेगी पंजाब की हुकूमत से, लेकिन एक अच्छा जेस्चर है जो मरियम बीबी ने दिखाया। वैसे तो वो जापान जा रही हैं और रास्ते में ही से ही उन्होंने कहीं से अली अमीन गंडापुर साहब को फोन किया, क्योंकि अगले चंद दिन तक फिर वो जापान से ही पंजाब को चलाएंगी। पहले जिस तरह वो गई हुई थी, चाइना गई हुई थी, तो वहीं से फिर पंजाब चला। वो चीफ सेक्रेटरी जनाब हमने देखा था, इवन जब वो स्विट्जरलैंड गई थी वहां पे वो चीफ सेक्रेटरी उनके साथ था, एक दो वजीर भी कोई उनके साथ थे, उनके बैग उठा के भी वहां पे लोग फिर रहे थे। तो अभी अगले कुछ दिनों से तो अगले कुछ दिनों तक तो मरियम बीबी जापान से ही पंजाब को चलाएंगी, लेकिन एक अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया है। उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने भी राब्ता किया है अली अमीन गंडापुर साहब से और उनको मदद की यकीन दहानी करवाई है कि जनाब हर मुमकिन हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन जिस पैमाने के ऊपर ये तबाही हुई है, इसके लिए एक बड़ी एफर्ट की जरूरत होगी। वहां पे लोगों को मदद पहुंचाना, वहां पे लोगों को बहाल करना, ये नहीं है कि एक तो इनिशियल फेज होगा ना कि जहां पे आपने इमरजेंसी वर्क करना है, उसके बाद फिर जो बहाली का मामला है ये कई 100 अरब का मामला मुझे बताया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन एक बात आज भी मेरी एक शख्सियत से गुज़िश्ता रात को बात हो रही थी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत, उन्होंने कहा कि पंजाब वाले जो लोग हैं, दीगर जो लोग हैं, वो सब हमारे भाई हैं। अगर कोई मदद भी करना चाहता है, कश्मीर जाना चाहता है, गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहता है, तो खुदारा पहले वेदर चेक करें। जो ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे काम कर रही हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, इसलिए कि ये ना हो कि लोग सामान लेके और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चल पड़े कि जनाब वहां पे लोगों की हमने मदद करनी है। इसलिए कि हालात उधर ऐसे हैं कि किसी वक्त भी दोबारा वहां पे इस तरह का सैलाब आ सकता है। इसी वजह से कुछ जगहों के ऊपर तो पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी बाहर से बंदा वहां नहीं आएगा। तो कोई अगर सोच रहा है कि आपने उस साइड का ट्रैवल करना है तो पहले वेदर चेक करें और जिस हद तक मुमकिन हो सके, अगर ये जरूरी ट्रैवल नहीं है तो आप उन इलाकों की तरफ ना जाएं। उसमें कश्मीर के इलाके भी हैं, उसमें हजारा डिवीजन भी है, उसमें मालाकंड डिवीजन भी है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके भी हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलाके भी हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत इस हवाले से एहतियात करनी है। ये जनाब मैं चाहता हूं कि ये छोटी सी एक वीडियो है, जरा आप देखें, उसके बाद फिर इसके ऊपर हम जरा कमेंट करते हैं।
जी, आपने ये देखा, ये कहीं पे तकरीब हो रही है और एक छोटा सा बच्चा गा रहा है दिल दिल पाकिस्तान, और लग रहा है ऐसे है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कहीं पे बैरून मुल्क हो रही है। आई एम नॉट श्योर। और दिल दिल पाकिस्तान गाते गाते अचानक उसने इमरान खान जिंदाबाद की बात कर दी। उधर जो अंकल खड़े थे उनकी पता नहीं कहां पे टांग गई और वो भागे और जाके उन्होंने उस बच्चे से वो माइक ले लिया। अच्छा, एक और वीडियो भी है, ये वीडियो साथ आप देख सकते हैं। ये राना सनौला साहब की जानिब से ही गालिबन यकीनन उन्होंने खुद ही शेयर की होगी। सोशल मीडिया पे ये काफी ज्यादा वीडियो शेयर हो रही है। राना साहब ने जाके जो उनको मिला है, तमगा मिला है, जाके मेडल जो मिला है, उन्होंने अपनी अहलिया को और अपने बेटे को वो पहना दिया। अपने बेटे को तमगा पहनाया, अहलिया को वो जो तमगे के साथ मिलता है वो रिबन सा, वो उनको पहनाया। अच्छी बात है जनाब, पूरी फैमिली की खुशी का मौका है, पूरी फैमिली के लिए अचीवमेंट भी है। और वैसे भी राना साहब ने अगर अपने बेटे को तमगा पहनाया, जिस वक्त जरदारी साहब अपने बेटे को ओरिजिनल तमगा दे रहे होंगे, तो राना साहब भी सोच रहे होंगे कि कभी अगर मैं सदर बना तो मैं भी अपने बेटे को तमगा दूंगा। तो तमगे ऐसे ही बांटे गए हैं खानदान के बीच में जिस तरीके से, और वुजरा के बीच में, वो सब कुछ हमने देखा ही है। तो अच्छी बात है कि राना साहब ने जाके कम से कम अपनी फैमिली से वो तमगा शेयर किया है। इस खुशी के मौके के ऊपर हमारी तरफ से भी राना साहब को और उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, किसी ने मेरे साथ शेयर की कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत है, उसको इदारों ने ये रिपोर्ट दी कि भाई आपने अगर नौजवानों को अट्रैक्ट करना है तो आप इस तरह के कपड़े पहने और इस तरह के शूज पहने। ये बाकायदा उनको बताया गया है कि जनाब अगर आपने नौजवानों को अट्रैक्ट करना है अपनी जानिब, तो आपने जनाब फिर लगना भी ऐसे है कि आप यूथ के साथ हैं, तो बूट ऐसे पहने या शूज ऐसे पहने, तो कपड़े ऐसे पहने। यकीन कीजिए इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे यहाँ पे दानिश्वर कहते थे कि अगर आपने मगरिब को अट्रैक्ट करना है तो बड़े जनाब आप सूट वगैरह पहन के जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नौजवान जो है वो क्या पहनता है, यहाँ पे तो नौजवान ने खेड़ी पहनना शुरू कर दिया था, नौजवान ने खेड़ी पहननी शुरू कर दी थी। आपके कपड़ों से नौजवान मुतासर नहीं होता। ये जो भी इस किस्म की रिपोर्टें देते हैं, इस किस्म के सियासी मशवरे देते हैं, मेरे ख्याल में ये लोग टाइम से बहुत ज्यादा पीछे। नोबडी केयर्स आज के दौर में कि आपने क्या पहना हुआ है या आपने क्या नहीं पहना हुआ। असल मसला ये है कि आपका नजरिया क्या, आप बात क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, तो एतजाज अहसन साहब ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि आज जो इमरान खान बात कर रहा है वो लोगों के दिलों पे जाके लग रही है। और हकीकत वही थी कि वो वाकई लोगों के दिलों पे जाके लग रही थी। आपको याद होगा वहां पे बहस भी हुई थी एतजाज अहसन साहब की, और वो चौधरी निसार साहब के साथ उनका थोड़ा सा मामला हुआ था। पप्पू पटवारी का वहां पे जिक्र हुआ था। आई डोंट नो पप्पू पटवारी कौन है, लेकिन उसका वहां पे जिक्र हुआ था। पर वो जो बात एतजाज अहसन साहब ने उस वक्त प्रेडिक्ट की थी, हकीकत वही थी कि जनाब आपकी जो बात होती है उसमें असर होता है। आप पहनते क्या हैं, आपका स्टाइल क्या है, आप खाते क्या हैं, आप चलते किस तरह हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाद की चीजें। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ को जितना अंडर एस्टिमेट किया गया हमारी सियासी क्लास की जानिब से, अभी तक यही समझते हैं कि हैंडसम है तो ये पहनता है, तो ये खाता है, तो ये करता है। ये लोग इसी चीज में फंसे हुए हैं। ये जो यूथ है आपकी, ये बहुत आगे निकल गई है। वो आपसे अपने राइट्स की बात करती है, वो दीगर चीजों की बात करती है। तो आप जिधर फंसे हुए हैं, यूथ वहां पे नहीं फंसी हुई। आप जो मर्जी पहन लें, आप चाहे धोती पहने, आप लाचा पहने, आप शलवार कमीज पहने, आप कोट पहने, पैंट पहने, जो मर्जी पहने, जब तक आप वो बात नहीं करेंगे जो बातें नौजवानों को खटक रही हैं, जब तक आप उससे डील नहीं करेंगे, उन सारे मामलात को नहीं देखेंगे, तो आप कभी भी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप जो मर्जी पहन लें, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। जो असल सब्सटेंस है, जो आपकी बात के अंदर, आपके नजरिए के अंदर जो चीज है, वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। अच्छा जी, अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप और सदर पुतिन की मुलाकात हो रही है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सुबह का टाइम है, बहुत सुबह का टाइम है। बाय द टाइम ये वीडियो आपके पास आएगी उस वक्त 2-3 घंटे गुजर चुके होंगे। प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच चुके हैं अलास्का। उनके साथ उनकी गाड़ी भी आई है, वो उनसे पहले वहां पे पहुंची हुई थी। सदर ट्रंप साहब ने उनका इस्तकबाल किया, हैंडशेक्स हुए। वहां पे B-52 बॉम्बर ऊपर से गुजरे, साथ दीगर त्यारे भी उनके साथ थे। दीगर त्यारे उन्होंने वहां पे खड़े भी किए हुए थे, और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना प्रोटोकॉल के साथ वहां पे इस्तकबाल किया गया। आपको याद होगा
ज़ेलेंस्की के साथ वहां पे जो हुआ था, यूक्रेन वाले जो सदर हैं साहब हैं, वो भी वैसे फॉर्म 47 वाले ही हैं। वो इलेक्शन अब दोबारा उन्होंने कोई नहीं लड़ा, वो एक ही इलेक्शन जीते थे, उसके बाद वो जंग लग गई, तो वो ऐसे ही बैठे हुए हैं ना। वो सारी जितनी भी उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, सब पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। तो वो बहुत बड़ा डिक्टेटर है खुद भी ज़ेलेंस्की। पर एनीवे उसके साथ जो हुआ था अमेरिका में, उसके बरक्स जो पुतिन हैं उनके साथ बड़ा वीआईपी किस्म का वहां पे सलूक हो रहा है। और ऑब्वियसली पुतिन और फर्क है ज़ेलेंस्की में। अब मसला यह है कि पुतिन साहब ने कहा है कि मेरी तो ख्वाहिश है कि आज ही हम पीस जो है कोई डील कर लें। अब ये जो सारी वहां पे बातचीत होगी, ये बातचीत होनी है यूक्रेन के मामले पे। वहां पे सदर ट्रंप साहब ये कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि नो मोर किलिंग्स, कि वहां पे किसी किस्म की और जंग ना हो और यूक्रेन और जो रूस में, रशिया में सीज फायर हो जाए। पुतिन साहब ये चाहते हैं कि हमें कुछ गारंटीज चाहिए, यूक्रेन का कुछ हिस्सा हमें चाहिए, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां तक हम नहीं चाहते कि नेटो आए और यूक्रेन को नेटो में शामिल ना किया जाए, क्योंकि फिर हम गैर महफूज हो जाएंगे। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होनी है। ट्रंप का इसमें वही इंटरेस्ट है जी, मिनरल्स वाला। ट्रंप कहीं पे पैसे देने नहीं जाता। ट्रंप को कोई किसी की जिंदगी से कोई इतना प्यार नहीं है। ट्रंप को पैसा उसने अमेरिका में लेके आना है और उधर उसको पता है कि मिनरल्स हैं, और वो वही डील करना चाहता था यूक्रेन के साथ। और आपको याद होगा उस डील के हवाले से ही उसने कितना जलील किया था ज़ेलेंस्की को। पहले वो बताया गया कि जी कोई डील हो रही है, आखिर में जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि जनाब वो थोड़ा सा हमें, हमारे मुल्क के मिनरल्स हैं, कुछ चीजें हमें भी देखने दें, तो फिर ट्रंप ने और जेडी वैंस ने उनको काफी ज्यादा सामने बैठा के जलील किया था। वो सब कुछ हमारे सामने हुआ। लेकिन अभी भी ट्रंप की ख्वाहिश है कि ये सीज फायर हो और वहां पे अमेरिका जाके जो मिनरल्स वगैरह हैं उधर जाके वो अपनी किसी तरीके से इजारादारी कायम कर सके। तो ट्रंप का जो असल इंटरेस्ट है वो ये है। बाकी अगर किलिंग्स रोकनी है तो ट्रंप ने कितनी दफा फलस्तीन में किलिंग रोकने की बात की है, कितनी दफा गजा के अंदर उसने कहा है कि जनाब इसराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, जैसे बच्चों को मारा जा रहा है, लोग भूखे अब मर रहे हैं, वहां पे एड अंदर नहीं जाने दी जा रही। कितनी दफा ट्रंप ने उसके ऊपर बात की। तो ट्रंप अगर उधर की भी बात करता है तो वो कहता है मैं जी गजा को एक ऐसा एरिया बना दूंगा जहां पे पूरी दुनिया से लोग आके रहेंगे, वो कोई क्रिप्टो सिटी बन जाएगी। और वो इसलिए कि उसके खानदान के भी बताया जाता है कि उसमें कोई शेयर्स वगैरह भी हैं या कोई बिजनेस इंटरेस्ट हैं क्रिप्टो के अंदर भी। पर एनीवे असल में जो ट्रंप का इशू है वो इशू वही है पैसे का और वो मिनरल्स वाला। अब देखते हैं कि पुतिन साहब और ट्रंप साहब के माबैन कोई डील होती है या नहीं होती। वैसे पुतिन की ख्वाहिश है कि आज ही ये मामला हल हो जाए और एन मुमकिन है कि बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे हो कोई हिस्टोरिक डिसीजन हो चुका हो। वहां पे प्रेस भी आया हुआ है। एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मीडिया के फॉर्मर कोलीग से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वहां पे टीमें काफी दिनों से पहुंची हुई हैं, अमेरिकन सहाफी काफी ज्यादा हैं, उसके साथ साथ पुतिन के साथ रशिया से सहाफी भी आए हैं और पुतिन से काफी वहां पे सहाफी सवाल वगैरह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सदर पुतिन की और ट्रंप साहब की तनाई में भी मुलाकात होगी, फिर उसके साथ साथ दीगर जो उनके आला ओहदेदार हैं उनके साथ भी बैठ के मुलाकात होगी। यूक्रेन की तरफ से इस मुलाकात के अंदर कोई नहीं होगा। यूक्रेन का ये कहना है कि अमेरिका हमारे बिहाफ पे मामला देखेगा, जो अमेरिका ने फैसला कर दिया वो हम मान लेंगे, हमारे लिए वो कोई इशू नहीं है। जो मगरबी तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑल्दो के ट्रंप की भी ये ख्वाहिश है, पुतिन की भी ये ख्वाहिश है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ट्रंप ने अब तक जिन जिन लोगों से नेगोशिएट किया है, चाहे वो अजरबैजान वाले हों या कोई आर्मीनिया वाले हों या कोई यूक्रेन वाले हों या कोई और हो, वो डिफरेंट जो है ना बॉल गेम थी। जो पुतिन है, पुतिन इज ए डिफरेंट बॉल गेम। पुतिन फॉर्मर स्पाई है, पुतिन जो है वो केजीबी में रह चुका है, पुतिन इतने अरसे से रशिया का सदर है। पुतिन को वो आप लगता तो ऐसे ही है कि जी वो शायद कोई बड़ा भोला सा नहीं, वो इतनी जल्दी इस तरह नहीं मानेगा। वो बड़ा टफ नेगोशिएटर है, वो अपना मामला रखेंगे और सदर ट्रंप के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। फिर पुतिन उन लोगों में से भी नहीं है कि जिनकी मुंह के ऊपर सदर ट्रंप साहब जो है वो कोई ज्यादा बद इखलाकी का मुजाहरा कर सकें, तो वो इतना आसान वो भी नहीं है सदर ट्रंप के लिए। पर एनीवे अब देखते हैं जनाब कि इन जो टॉक्स हैं इनका क्या नतीजा निकलता है।
ट्रंप साहब और उनकी टीम तो बड़ी होपफुल है और पुतिन की जो टीम है वो भी ये कहती है कि हम भी यही चाहते हैं, लेकिन एन मुमकिन है कि बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक कोई ना कोई इसका नतीजा निकल चुका हो या फिर काफी हद तक पेशरफ्त हो चुकी हो और मामला कुछ दिनों के लिए आगे कर दिया गया हो। लेकिन जो भी इसकी आगे तफसीलात आएंगी, हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।